नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने इल्तुतमिश की प्रशासनिक उपलब्धियों को पढ़ा था। इस वीडियो में हम इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के बारे में पढ़ेंगे। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हुई। 1236 से लेकर 1266 ईस्वी तक का समय है, वो हमने देखा था। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में कुचक्रों, षड्यंत्रों का दौर माना जाता है। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसकी इच्छा के विपरीत उसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बनाया गया। मिन्हाज उस सिराज जो इतिहासकार थे समकालीन, उनके अनुसार उसने 7 महीने शासन किया। फिरोज शाह के समय शासन की समस्त सत्ता उसकी माता शाह तुर्कान के हाथों में थी और इसके समय भी इल्तुतमिश के समान ही वजीर निजाम उल मुल्क जुनैदी था। 7 महीने के शासन के बाद दिल्ली की जनता और सेना के समर्थन से सुल्ताना रजिया दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर आसीन हुई। उसने 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक शासन किया। इसके समय में वजीर ख्वाजा मुहज्जबुद्दीन थे। इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज के अनुसार देवल से लखनौती तक समस्त मलिकों और अमीरों ने रजिया की सत्ता स्वीकार कर ली। रजिया ने प्रदा प्रथा का त्याग किया और पुरुषों के वस्त्र जैसे कुबा, कोट के जैसा वस्त्र, और कुलाह, टोपी या पगड़ी, इसको अपन समझ सकते हैं, कुबा और कुलाह को उसने पहनना शुरू किया। और इसके साथ साथ रजिया ने घुड़सवारी भी शुरू कर दी। चालीसा के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए रजिया ने प्रशासन में ताजिकों को प्रभावी बनाया। ताजिक गैर तुर्क विदेशी अमीर थे। इन्हीं में एक था जमालुद्दीन याकूत, जिस पर रजिया का विशेष प्रभाव था। या अपन यूँ समझ सकते हैं कि रजिया जमालुद्दीन याकूत से प्रभावित थी और उसने उसको अमीर याखूर के पद पर नियुक्त किया। इतिहासकार इसामी अपने ग्रंथ में इन दोनों के प्रेम प्रसंग का भी उल्लेख करते हैं। अब जब रजिया ने ताजिकों को प्रशासन में प्रभावी बनाने का प्रयास किया तो तुर्क अमीरों ने मिलकर रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र रचे और इन षड्यंत्रकारियों का नेता था इख्तियारुद्दीन ऐतगीन। रजिया के समय प्रथम विद्रोह हमें 1240 ईस्वी में लाहौर के हाकिम कबीर खां याज द्वारा किया गया देखने को मिलता है, किंतु इस विद्रोह का रजिया ने सफलतापूर्वक दमन कर दिया। अगला विद्रोह है भटिंडा के हाकिम अल्तुनिया ने किया और इस बार अल्तुनिया ने भाग्यवश रजिया को कैद कर लिया। बंदी बनाकर रजिया को भटिंडा के किले में भेज दिया गया। मिन्हाज उस सिराज के अनुसार रजिया ने 3 वर्ष 6 माह और 6 दिन शासन किया। रजिया के समय सुल्तान व तुर्क अमीरों के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई और इस संघर्ष के अंत में तुर्क अमीर वर्ग की विजय हुई। बाद में भटिंडा में ही अल्तुनिया और रजिया ने आपस में सहमति से विवाह कर लिया और दिल्ली पर अधिकार करने को लेकर वो दिल्ली की तरफ चल पड़े। लेकिन इसी बीच कैथल के समीप सल्तनत की सेना के साथ उनकी मुठभेड़ हुई और उसमें दोनों मारे गए। रजिया ने अपने सिक्कों पर उमदत उल निश्वा की उपाधि धारण की। रजिया के पतन का मुख्य कारण यदि देखा जाए तो वो था तुर्क अमीर वर्ग का विरोध। रजिया ने ताजिकों को प्रभावी बनाना चाहा और इस कारण तुर्क अमीर वर्ग ने विद्रोह कर दिया। रजिया के समय में ही हमें सुल्तान और तुर्क अमीर वर्ग के बीच संघर्ष देखने को मिलता है, जिसमें तुर्क अमीर वर्ग की विजय हुई और ये ही उसके पतन का प्रमुख कारण है।
लेकिन उस समय के समकालीन इतिहासकार मिनहाज उस सिराज ने अपने ग्रंथ तबकात नासिरी में और वर्तमान समय में आधुनिक भारत का इतिहास जिसमें इतिहासकार एल्फिंस्टन के बारे में पढ़ा जाता है, उन्होंने इन दोनों ने मिलकर रजिया के पतन का कारण माना है उसका स्त्री होना। इतिहासकार मिनहाजुस सिराज और इतिहासकार एल्फिंस्टन ने रजिया के पतन का मुख्य कारण माना है उसका स्त्री होना। हालांकि रजिया के पतन का मुख्य कारण यदि पूछा जाए तो उसका उत्तर है तुर्क अमीर वर्ग का विरोध। लेकिन ऐसे पूछा जाए कि मिनहाज के अनुसार या एल्फिंस्टन के अनुसार रजिया के पतन का मुख्य कारण क्या है, तो वो है उसका स्त्री होना। ये बातें हमें रजिया के बारे में याद रखनी है। रजिया के बाद सुल्तान बनता है मुइजुद्दीन बहराम शाह। मुइजुद्दीन बहराम शाह का समय 1240 ईस्वी से 1242 ईस्वी तक है। इसके समय एक सल्तनत में एक नए पद का सृजन किया गया और वो पद था नायब ए ममालिकात। इसको शॉर्ट में नायब भी कहा जाता है। नायब ए ममालिकात के पद का सृजन करके इसके ऊपर प्रथम नियुक्ति इख्तियारुद्दीन ऐतगीन की हुई। ये इख्तियारुद्दीन ऐतगीन वही है जिसने रजिया के विरुद्ध तुर्क अमीरों का नेतृत्व किया था। बैराम शाह के समय 1241 में लाहौर पर मंगोल आक्रमण हुआ, लेकिन मंगोलों को वापस भेज दिया गया। इसके समय वजीर ख्वाजा मुहजबुद्दीन ही थे। बैराम शाह के समय किस्लू खां नामक व्यक्ति ने सुल्तान बनने का असफल प्रयास किया। बैराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 ईस्वी से 1246 ईस्वी तक सुल्तान के पद पर आसीन रहा। यह रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था और इसके समय नायब ममालिकात के पद पर कुतुबुद्दीन हसन और वजीर के पद पर नजमुद्दीन अबू बकर आसीन थे। इनके बाद 1246 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद सुल्तान बनता है जो 1266 ईस्वी तक शासन करता है। यह इल्तुतमिश का पुत्र था, लेकिन यह दरवेश अर्थात संत प्रवृत्ति का सुल्तान था जो अपना अधिकांश समय धार्मिक कार्यों जैसे कुरान की प्रतिलिपियां तैयार करना और टोपियां सीलना इनमें व्यतीत करता था। शासन से इसको कोई खास मतलब नहीं था। इसने 1249 ईस्वी में बलबन को नायब बनाया, नायब ममालिकात, और फिर इसके पूरे शासनकाल में 2 वर्षों को छोड़कर बलबन पूरे इसके शासनकाल में नायब के पद पर आसीन रहा और एक तरह से वास्तविक सत्ता नासिरुद्दीन महमूद के समय भी बलबन के हाथों में ही थी। 1246 में नासिरुद्दीन महमूद ने मिनहाज उस सिराज इतिहासकार को सद्र उस सुदूर के पद पर नियुक्त किया। सद्र उस सुदूर जो कि धार्मिक और दान विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। ये इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी हो गए। सबसे पहले रुकनुद्दीन फिरोज शाह, फिर सुल्तान रजिया, उसके बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह और नासिरुद्दीन महमूद। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में सुल्तान बलबन के बारे में चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।